Bismillahirrahmanirrahim. We are live now. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. I'm back again with another very interesting episode of Saidat Global Talk Show. आज मेरी मेहमान हैं सादिया जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हिना बैठी हुई हैं। ये दोनों हमारे साथ माशाल्लाह से, अब तो मैं इनको गेस्ट भी नहीं कहती हूँ, ये हमारे होस्ट में आ चुके हैं और हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह से एक रेगुलर हिस्सा है। बहुत ही बेनिफिशियल टॉक्स दे चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स दे चुकी है माशाल्लाह से, जो हमारे कम्युनिटी में बहुत जल्दी से फैले हुए हैं। ऑलरेडी उनसे लोग बेनिफिट हो रहे हैं, इसीलिए अब हमारा इनका जो है वो साथ जब तक जिंदा है, जब तक तो है, इंशाल्लाह ताला एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है। आज भी हम लोग जो है इनके बारे में, जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं और जानना चाहते हैं, तो मैं जो डिटेल्स हैं इस पोस्ट की, उसमें मैं इनके जो भी सोशल मीडिया हैंडलर्स के लिंक्स वगैरह हैं वो सब मैं शामिल कर चुकी हूँ। और फर्दर भी जो जानना चाहेंगे तो आप मुझसे इनके कॉन्टेक्ट्स भी ले सकते हैं और इनके डायरेक्टली इनके पेजेस वगैरह पे जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। जी, बातों का सिलसिला आगे लेके चलते हैं। हमने पिछले वीक जो है प्रोग्राम किया है टीन्स के ऊपर, और उस पे पिछले हफ्ते भी हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे जो है गेस्ट वगैरह, इरम शाफिया हैं, इरम ज़ीशान हैं, आमना मोइन हैं, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम किया। आज का प्रोग्राम उसी प्रोग्राम का सेकंड एपिसोड है, जिसमें हमने जो है अब्यूज़ सेलेक्ट किया है। टीन्स के हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं। अब्यूज़ है, मूड डिसऑर्डर्स हैं और डिप्रेशन की हम लोग के ऊपर बात करने वाले हैं। आपसे बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बताएंगी कि अब्यूज़ होता क्या है, व्हाट इज अब्यूज़ इन टीन्स। और मैं चाहूंगी जो सवालात भी करूं, आप दोनों अपना अपना बारी बारी तमाम जितने भी क्वेरीज है उसके ऊपर फीडबैक देती जाए, जहां पर भी आप समझती हैं कि आपने अपना इनपुट डालना है। ठीक है जी। जी सादिया, अब्यूज़ टीन्स में क्या होता है, उसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगी, किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इब्राहिम। पहले तो मैं एक ट्रिगर वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग अब्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हो सकता है जो हमारी ऑडियंस है उसमें से किसी को कोई भी बात ट्रिगर हो जाए, तो उसके लिए पहले ही मैं अपोलोजाइज भी कर रही हूँ। सेकेंडली ये है कि मेंटली प्रिपेयर होके जो भी डिस्कशन हो रही है, इट्स क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक जिसपे हम कॉमनली बात ही नहीं करते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बहुत ही केयरफुल रहूं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में भी, और अच्छे तरीके से मैसेज कम्युनिकेट भी कर पाऊं। बेसिकली अब्यूज जो है उसकी तो हमें पता है बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिसमें एक इमोशनल अब्यूज जो है वो हर एक टाइप ऑफ अब्यूज के साथ बड़ा कॉमनली चलता रहता है, साथ साथ रहता है। दूसरी एक और अब्यूज की टाइप जो होती है वो आ जाती है उसमें, जिसमें हम से कह सकते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज, जिसमें बच्चे को या टीनेजर को, या चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको किसी ऐसे तरीके से इवन टच करना जहां से वो टीनेजर अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है और टू द एंड वर्स्ट केसेस में आगे इंटरकोर्स तक या सेक्सुअल रेप तक जा सकते हैं ये चीज। ये तो सेक्सुअल अब्यूज हो गया, इसके साथ ही इमोशनल अब्यूज भी अटैच्ड हो जाता है। इसके अलावा कुछ वर्बल अब्यूजेस भी होते हैं, जिसमें बच्चे को ऐसे तरीके से समझाना जिसमें क्रिटिसिज्म ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, या तो उसको गाली गलौज कर देना, या फिर बुरे अल्फाज का इस्तेमाल कर देना, या पब्लिकली सबके सामने डांट देना, या उसके फ्रेंड्स के सामने उसको नसीहतें करना इस तरह की कि वो बच्चा वहां पे ऑफेंडेड फील करे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं जिसमें अब्यूज का शुमार हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, कॉमन टाइप के अब्यूज हैं जो कि होते हैं हमारे मुआशरे में, हर कंट्री में होते हैं। हम बाज़ औक़ात हमें लगता है कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे शायद ये चीजें नहीं चल रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप खुद फील्ड में होते हो और जब आप खुद डायरेक्टली ऐसे क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह, दुनिया में कोई भी जगह जन्नत नहीं है। हर जगह पे हर तरह के केसेस मौजूद होते हैं। रिपोर्टिंग डिफरेंट हो सकती है कि कहीं पे रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है, कहीं पे अवेयरनेस ज्यादा है, कहीं पे एक्सेप्टेंस ज्यादा है, लोग बात कर सकते हैं, कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और मे बी बहुत सी चीजों की वजह से बच्चे या बड़े जो हैं वो खुद ही चुप कर जाते हैं। ये तो मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। बहुत शुक्रिया। कुछ आप इसको एलैबोरेट करना चाहेंगी, है ना, या आगे बढ़े?
यस, आई थिंक काफ़ी हद तक तो मिस सादिया ने जो है काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। इट्स जस्ट दैट हम जो है अब्यूज़ के कुछ साइंस जैसे हम देखना चाहते हैं इन आवर एनवायरनमेंट, तो उसके लिए क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इसको किस तरीके से उसको हम देख सकते हैं, कंसिडरेशन में हम क्या चीज़ें लेकर आ सकते हैं। वैसे तो हम बात जहाँ तक इन्होंने बोला सेक्सुअल अब्यूज़ को लेके, फिज़िकल अब्यूज़ को, तो दैट्स लाइक क्वाइट एविडेंट। व्हेन इट कम्स टू मेंटल अब्यूज़ तो वहाँ पर जो है वी गेट कन्फ्यूज़्ड दैट इमोशनल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़ किस तरीके से हो रहा है या फिर जो है इसको किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक जस्ट वांना ऐड 2 to 3 थिंग्स जहाँ पर आपको लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल एंड शेमिंग वाला जो बिहेवियर है, कभी बच्चे अगर इसको जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, साथ-साथ अगर एक्यूजिंग है या ब्लेमिंग है या डिनायल भी अगर है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि टीन्स के जो भी इश्यूज़ आते हैं उसमें जो है ना वो डिनायल वाली चीज़ को जो है ना वो ज़्यादा लेकर आ रहे होते हैं, लाइक दे डू नॉट एक्सेप्ट व्हाटएवर दे आर गोइंग थ्रू एंड देन द नेग्लेक्शन एंड देन आइसोलेशन, जहाँ पे हम स्टोन वॉलिंग कर देते हैं या फिर हम आइसोलेट कर देते हैं टीन्स को कि नहीं, ओके ठीक है, नहीं हो रहा है या तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो या नहीं मान रहे हो, तो जस्ट स्टे अवे। और तो उस आइसोलेशन को भी और उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करना भी, इट आल्सो कम्स अंडर दिस सेक्शन ऑफ मेंटल अब्यूज एंड इमोशनल अब्यूज। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू ऐड। सही है, जज़ाकल्लाह खैर। सो कमिंग बैक टू सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि हाउ हाउ वी कैन एजुकेट गर्ल्स एंड बॉयज़ रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चेंजेस? बिल्कुल, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। पेरेंट्स को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उनको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है अब ऐसी एज में दाखिल होना स्टार्ट हो गया है जहाँ से वो हमसे आगे से आर्ग्यू भी करेगा, अपनी ओपिनियन भी शेयर करना स्टार्ट करेगा। अदर देन फिजिकल चेंजेस, कुछ जो मेंटल लेवल पे कुछ चेंजेस आती हैं, जब वो बच्चा शो करना शुरू करता है तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेज होती है जहाँ पे कुछ मामलात में हम कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी चुप कर जाओ, और कुछ मामलात में हम खुद ही कह रहे होते हैं कि इतने बड़े हो गए और अभी तक तुम्हें समझ नहीं है। सो ये वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ पेरेंट्स को भी एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे ही आपका बच्चा, क्योंकि आजकल अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो जो प्यूबर्टी अचीव करने की जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत अर्ली बच्चों में स्टार्ट हो रही हैं, हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल जो चीजें फैक्टर्स चल रहे हैं उसकी वजह से। तो इसके लिए लड़कियों को तो आप बहुत पहले से ही एजुकेट करना स्टार्ट कर दें, जैसे ही वो 6 क्लास में, 5 क्लास में, जिस तरीके से आपको बच्ची का जो मेंटल लेवल है आपको पता चल जाता है कि बच्ची की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो एटलीस्ट उसको बेसिक चीज़ों के बारे में ज़रूर पता हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, पीरियड्स क्या होते हैं, हाइजीन क्या चीज़ होती है, मेरी बॉडी को अब मुझे और ज़्यादा किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। गुड टच और बैड टच का तो शायद हम बहुत पहले ही बच्चे को 4 साल में, 3 साल में कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर देते हैं वो बॉडी ट्रायंगल के साथ। और इस एज में जैसे ही उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली चीज़ या प्यूबर्टी एज वाली चीज़ आती है, तो इसके साथ-साथ हमें उन्हें बाकी चीज़ों के साथ भी एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कि लड़के और लड़की दोनों को एजुकेट करना कि इस एज में जैसे ही आप प्यूबर्टी तो ऑपोजिट जेंडर की तरफ अब आपकी अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। लड़के लड़कियों की तरफ वो खींचे चले जाते हैं और लड़के लड़कियों की तरफ खींचे चले आते हैं। ये एक नेचुरल सी चीज़ है जहाँ पे एक अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे लड़कियों और लड़कों दोनों को, टीनेजर्स को बताना कि लिमिटेशंस कहाँ पे हैं, क्या लिमिट्स हैं, इस्लाम क्या कहता है, या जो भी आपका रिलीजन है, कोई भी जी, हिना आप कैरी ऑन कर सकती हैं, मेरे ख़्याल से उनका तो कुछ इंटरनेट इश्यू हो गया है। मैं पूछना चाहूँगी ये जो एज होती है बच्चों की, तो ये तो आपको पता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी जो बात कर रही हैं, ये सारे भी चेंजेस जो हैं वो हो रहे होते हैं, मेरे ख़्याल से वापस आ गई। जी। sorry, there was some glitch in network. So लड़के और लड़कियों दोनों को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे वो प्यूबर्टी अचीव करते हैं, जैसे उनको अट्रैक्शन फील होना स्टार्ट होती है ऑपोजिट जेंडर की तरफ, तो उनको ये बताना कि बच्चे आपके लिमिटेशंस कहाँ पे हैं। गुड टच बैड टच का आपको ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे अब आपकी ये लिमिट्स हैं, यहाँ पे अब आपने कहाँ पे अपने आप को बॉडी को भी प्रोटेक्ट करना है, प्लस अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। आपकी फैमिली वाले, क्योंकि कोई भी रिलीजन हो, इस्लाम के अलावा भी मेजोरिटी मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम के अलावा भी कोई भी रिलीजन आपको बहुत ज्यादा जिस तरह से जिंगल मिंगल होने का इख्तियार एकदम से नहीं देता है। तो हर रिलीजन की वैल्यू
अच्छी होती हैं। तो जो भी रिलीजन है आपका, आप उस हिसाब से अपने बच्चे को एजुकेट कर दें और उसको एक्सेप्ट करें और उसको इस तरीके से समझाएं जिस तरीके से बच्चा ऑफेंडेड भी फील ना करे। उसको ये ना हो कि पता नहीं शायद मुझसे कुछ गलत हो गया इसलिए मामा मुझे ये सब चीजें बता रही हैं। और इस एज के बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको होता है कि मुझे हर चीज़ पता चलना स्टार्ट हो जाए और इवन कि अगर कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा इवेंट हो जाए, जहाँ पे बच्चे को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन स्कूल से, फ्रेंड्स से या इंटरनेट से जिस तरह से चल रहा है सारा कुछ, वहाँ से मिल जाए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बच्चे को एजुकेट करें, बच्चे पे नज़र भी रखें, बच्चे को स्क्रीन टाइम जो दे रहे हैं उस पे आप अपना देखें कि बच्चा क्या देख रहा है और किस तरीके से देख रहा है और क्या चीजें उसके साथ चल रही हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा स्टेप्स हैं जो हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि हम मजीद इस पे अच्छी सी डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पूछना चाहूँगी बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का कि आपने जो बात की क्यूरियोसिटी की बात की बिल्कुल ठीक है, एग्री करते हैं उससे। फिर हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं बच्चे के अंदर इस टीन्स में, ये भी एक मानने वाली बात है। दूसरी बात ये जो आपने एक ये भी कि बच्चा इस एज का जो होता है वो बाज़ औक़ात हम कह रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हम कह रहे होते हैं आप बड़े हो गए हो और अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम छोटे हो इतना भी नहीं हो। तो बच्चा खुद उसमें होता रहता है कि यार मैं बड़ा हूँ कि असल में मैं छोटा हूँ। मगर बच्चा खुद से अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है। वो कोई बात एक तो वो भी आ जाती है कि बस मामा बस मैं तो अब बड़ा हूँ, मैं तो अब बड़ी हूँ, मैं तो 18 में हूँ या मैं 19 में हूँ, बस मुझे सब पता है क्या अच्छा है। यानी वो कुछ सही और गलत मानने को भी तैयार नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को एडल्ट समझने लग जाता है। बच्चों से भी वो उस एज से अपने छोटे बहन भाइयों से उस सर्कल से भी वो अगर छोटी बहन भी या बहन कहेंगे अच्छा तुम पार्टी में जा रही हो, पार्टी में मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कहेंगे नहीं 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 ये बच्चों का काम नहीं है। यानी इस तरह से होता है ना कि बच्चा मेंटली अपने आप को एडल्ट ही मानता, वो बच्चा कभी भी नहीं मान रहा होता अपने आप को। दूसरी बात ये कि अगर आप कह रही हैं कि स्क्रीन टाइम बंद कर दें, अब वो बच्चा अपना बच्चे को तो हम खींच के उसको जो है कॉर्नर पे सीट पर बिठा दिया, कुछ और पनिशमेंट भी दे दी, खाना नहीं मिलेगा या तुमको ये नहीं मिलेगा या तुम्हें स्टोरी नहीं मिलेगी, आज ये नहीं होगा। पर एक एडल्ट को जो अपने आप को एडल्ट समझ रहा है, टीन्स वाला बच्चा, उसको आप स्क्रीन टाइम कैसे कहेंगी तुम्हारा? वो तो कहता है मामा मामा हमें सब पता है, हमें सब पता है। वो तो मानता ही नहीं आपकी बात, वो तो मानेगा नहीं, बड़ा समझने लगा ना अपने आप को, तो वो मानता नहीं। तो ऐसी चीजों को, टेंट्रम्स को आप कैसे टैकल करेंगे, है ना? मैं पूछना चाहूंगी आपसे भी। और दूसरी बात ये कि अब्यूज वगैरह की जो आप बात करी थी, अगर कोई बच्चा आपकी ऐसी सस्पिशियस, दो बातें पूछ रही हूँ मैं, चाहूंगी दोनों का फीडबैक, इसलिए मैंने कहा भूल ना जाऊं इसलिए साथ ही पूछ लूं कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी कोई आप अपने बच्चे में देख रही हैं, जैसे आपने बैड टचेस और इन सब चीजों की बात भी की, आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा किसी सेक्सुअल हेरासमेंट में है या कोई या आपका बच्चा कोई पॉर्न वगैरह देख रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी वाली एज है, क्लास में लड़के लड़कियां ये सारे सारे बुक्स, इतने बुक्स तो आप भूल ही जाएं, सबके हाथ में मोबाइल है जनाब, हर चीज अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। और बच्चा वाकई किसी ऐसी चीज में पड़ गया है, पॉर्न साइट्स में है, चीजों में पड़ चुका है, ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हम पब्लिकली बैठे में मैं यूज नहीं करना चाहूंगी कि ऐसी हैबिट्स में भी पड़ गए हैं अगर बच्चे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे? जी। अच्छा, यहाँ पर इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड के साथ मैं ज़रा आगे चलूँगी, जहाँ पे हम ये क्वेश्चन अक्सर कर रहे होते हैं, हाउ टू डील विथ योर टीनेज किड, और या फिर हम बात करते हैं हाउ टू डील विद अ मूडी टीनेज किड। उसी के जी। अंदर ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे जी। पहले तो हम ये सारी चीज़ें किस तरीके से अपने घर में जो है लेकर आएँ या फिर उस एनवायरनमेंट के अंदर इनकलकेट करें। द थिंग इज़ दैट ये वन डे या वन नाइट कोई प्लान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं यहाँ बैठ के एक वन लाइनर आंसर दूँ एंड पीपल स्टार्ट implementing that and start happening just in one night. That is not a possibility. The thing is, you need to learn कि आपकी mistake जहाँ से चली आ रही है, बच्चे सुन क्यों नहीं रहे, क्या reason है that your teenager is like so moody and you are like unable to understand their behaviors. होता क्या है कि हमें लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि चूंकि गैप आ चुका होता है कम्युनिकेशन का, तो वहाँ पे पेरेंट्स अपने एक हिसाब से सोच रहे हैं और जो बच्चा टीनेजर है आपका वो अपने हिसाब से सोच रहा है। दोनों के इसमें जो ये एक आ रही है कि क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो इधर जो है दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे अभी सादिया ने कहा कि पेरेंट्स जो है कभी बोलेंगे कि आप बड़े हो गए, अपने काम खुद करो, एक तरफ बोल रहे नहीं अभी आप छोटे हो तो आप, तो ये कंफ्यूजन जो हम क्रिएट कर रहे हैं एज अ पेरेंट, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड बेसिकली। तो ये जो हम स्टार्ट इनिशियली जो हमारे जो फेजेस हैं पेरेंटिंग के, वहां से ही अगर कुछ खराबी पैदा हो रही है और इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग है,
तो वैसे भी ना आपको समझ आएगा कि आप क्या देना चाहते हो और क्या एक्वायर करना चाहते हो, और ना ही इस बच्चे को समझ आएगा कि हु आई एम। क्योंकि ये जो एज है टीनेज वाली, ये वैसे भी एक आप कह लें कि रोल कन्फ्यूजन की एज है। देयर इज़ अ कन्फ्यूजन जहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता ऑटोनॉमी चाहिए, नहीं चाहिए, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इस पूरे सिनेरियो में जहाँ पे पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हालाँकि हम सभी इस टीनेज वाले दौर से गुज़रे होते हैं, स्टिल शायद हम हमारे दिमाग से निकल जाता है या हम भूल जाते हैं कि व्हाट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। तो इसमें हमें समझना है कि अंडरस्टैंडिंग द व्हाई दिस बिहेवियर इज़ हैपनिंग एंड व्हाई माय किड इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। और अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो बच्चे को हमें पता है, पता है, पता है, पता है, क्योंकि देयर इज़ अ सीकिंग टू इंडिपेंडेंस। हम जब एक सर्टेन एज पे आते हैं, एक तो ये बचपन से अगर आप नोट करो, अगर इसको हम दे 3 टू 4 इयर्स वाली एज, जब बच्चा एक्सप्लोर करना शुरू करता है, तो वैसे भी बच्चों को लगता है कि ओके मेरी ऑटोनॉमी है, मैं ये काम कर सकता हूँ। ये तो आप बिल्कुल ही इनिशियल फेजेज़ में देखते हो। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको लगता है अब तो मैं खुद चल भी सकता हूँ, मैं खुद चीज़ें अपनी तरफ से ग्रैब भी कर सकता हूँ, मैं चीज़ें फेंक भी सकता हूँ, दैट इज़ समथिंग इज़ इन माय कंट्रोल। सेम चीज़ें वही जो बच्चे का बिहेवियर आगे भी जो है कैरी ऑन हो रहा है, और टीनेज एज में आके आपको लगता है अच्छा मैं बाहर भी खुद निकल रहा हूँ, मैं तो डीलिंग भी खुद से कर रहा हूँ, और मैं शायद गाड़ी ड्राइव भी कर लूँगा। ये सारी जो दिमाग में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है, ये आपको क्या चीज़ दे रही है बच्चे को कि अच्छा ठीक है, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। तो आप सब चीज़ें खुद कर सकते हो। व्हाई टू सीक एन अप्रूवल ऑल द टाइम? तो जहाँ पर इस तरह के जब चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई माय किड इज़ बिहेविंग इन दिस मैनर। जो टीनेजर जो हैं हमारे, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो इसका जवाब ये है कि हमारे जो टीनेज जो ब्रैकेट है, उसमें इनके ब्रेन्स जो हैं, दे आर लाइक वेरी मच यंग एंड स्टिल ग्रोइंग। उसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो कि हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है, आई थिंक इससे पहले भी हम ये बहुत पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, दैट हाउ इट वर्क्स, कि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, यहाँ से जो हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से उनमें चेंजेस जो आ रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा इस तरह के डू एंड डाई वाले। और उस टाइम पे आपका एक दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि इवन तो अगर आपने नोटिस किया होगा, जितने ज़्यादा रिस्की बिहेवियर्स हैं वो टीनेजर जो हमारा ब्रैकेट है उसमें बच्चे लेते हैं। एंड उनके दिमाग में एक अनकॉन्शियसली चीज़ बैठी हुई होती है, और इसके पे एक बाकायदा एक पूरी थ्योरी है कि वेयर वी थिंक दैट वी विल नॉट गोना डाई। सामने कोई 4 लोग मर भी रहे हैं एक्सीडेंट के दौरान, इफ विल टेल देम ये चीज़ नहीं करो, तो फिर भी उस चीज़ को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करके देखेंगे। अच्छा जी, अगर हम रेसिंग पे जाके देखें, हम जो है स्काई डाइव करके देखें, या हम कुछ ऐसी चीज़ें करके देखें जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि जो बच्चों के एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं, उसको कंट्रोल में कैसे लेकर आना है, और आपकी किस तरीके की पैरेंटिंग होनी चाहिए कि सामने वाला जो आपका बच्चा है वो समझेगा। ऑल्दो अगर आप उसको नो कहोगे, आई एम प्रीटी श्योर ही वोंट गोना लिसन टू यू, ही और शी वोंट लिसन टू यू। तो इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं जहाँ पे हम कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, जो कि हम बिहेवियरली इसको जो है हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम उनके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं हमारे ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे हैं, वो डिफरेंटली वर्क करता है हमसे, जिस एज में इस वक्त हम खड़े हैं। तो इसको यूज करके हम डिफरेंट किस्म के काम रिमाइंडर्स लगाते हैं टू करेक्ट देयर नेगेटिव बिहेवियर्स। जहां जहां हमें लगता है कि जो हमारा टारगेट बिहेवियर है उसको हमने कंट्रोल करना है, तो उसके ऊपर हम क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट किस्म की थेरेप्यूटिक, या कह लें कि आप थेरेप्यूटिक पे चले मैं नहीं जाती, बड़ा ही सिंपल सा उसको रखते हैं। घर के अंदर हम डिफरेंट किस्म के हम रूल्स सेट कर सकते हैं, और रूल सेट करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको बता सकते हैं। तो ये बहुत इनिशियल स्टेजेस में होना चाहिए। टीन एज में आके आप नहीं कर सकते कि 12-13 साल का बच्चा है तो, या 14 साल का 15 साल का लड़का है, उसको मैं ऑल ऑफ अ सडन ही सब कुछ करना सिखा दूं। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये आपने इनिशियल स्टेजेस में ही बताना है कि घर के कुछ रूल्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो। उसमें अब जो है खुदा ना खास्ता चीजें आप अप एंड डाउन होती भी हैं, देन वी नीड टू सी कि बच्चा ये चीज कर क्यों रहा है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि इफ यू आर नॉट अफेक्शनेट इनफ, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तो हमें सिर्फ डांट डपट ज्यादा करनी होती है बच्चों को कि बच्चों का बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा, डांटो डांटो डांटो। डांट इट्स कभी कभी इट्स ओके, रेप्रिमेंट्स हम जिसे हम कहते हैं, कभी कभी इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम, क्योंकि आपकी जो बॉन्डिंग है वो उससे डिस्टर्ब हो रही है। बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए आपको जितना आप बच्चे से डिमांड कर रहे हो, उतनी आपको रिसेप्टिविटी, उतनी वार्मथ आपको बच्चे को प्रोवाइड भी करनी है। तो जब आप ये करोगे, तब यूल सी द चेंजेस, कि आप जब हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी ऑफ द बिहेवियर्स, आप या कह लें फीलिंग सी रेसिप्रोसिटी आपकी दोनों की, बच्चे और माँ या बाप के दरमियान जो है, और बच्चे के दरमियान ये चीज होनी चाहिए। तो जब ये आप करना स्टार्ट करते हो, तब आपको जो चेंजेस नजर आने लगते हैं। किस सूरत में? जब आप वो अफेक्शनेट बिहेवियर बच्चे को शो कर रहे हो। जहां बच्चे को इस एज में लगता है कि पेरेंट्स तो हमें समझ ही नहीं रहे, दे स्टार्ट
having different kind of distractions. अब distraction कुछ भी हो सकती है. Intimate relationship जहाँ पे हम लड़के लड़कियां जो है they fall in love, that is also like very natural, but still a lot of teenagers that I talk to, they use it as a distraction. कि घर से मोहब्बत नहीं मिल रही तो बाहर ढूंढ लो. तो वो जो गैप आ रहा है कम्युनिकेशन का, that is actually creating this all problematic behavior. तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को जानने के लिए पहले वाई का सवाल आना जरूरी है कि वाई इट इज हैपनिंग. और ये नहीं है कि आपने सारी चीज उठा के, जैसे आजकल बहुत ही कॉमन सेंटेंस या आप कह लें फ्रेज, आई एम लिसनिंग, आजकल की जनरेशन तो बर्बाद है. भाई जनरेशन कहाँ से आ रही है? वी आर मेकिंग इट, वी आर प्रोड्यूसिंग द किड्स, वी आर प्रोड्यूसिंग दैट जनरेशन. और उसकी तरबियत कौन कर रहा है? वी ऑल डूइंग इट. और तो जनरेशन अपने आप रोडों के ऊपर पल के तो नहीं बड़ी होती दैट वी स्टार्ट सेइंग कि आजकल की जनरेशन है ही बर्बाद है, तबाह और बर्बाद है. हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया है, यहाँ का इन्फ्लुएंस है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, बट जितना कंट्रोल में हो सकता है वो हम कर सकते हैं. देन ऑल्सो टेलिंग देम दैट यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर इंडिपेंडेंट. आप उसको पहले से आप पहले बताएं कि इंडिपेंडेंस किस किस चीजों में हासिल है. वो आप पहले से उनको ये ना करें कि जाओ कंप्लीटली तुम आजाद हो. हमने देनी है फ्रीडम बट विद इन लिमिट्स. बहुत पहले एक इस पे भी हम आई थिंक वो कर चुके हैं कि किस तरह की पैरेंटिंग होनी चाहिए, जहाँ पे हम बच्चों को ये नहीं पूछते कि तुमने जाना है या नहीं जाना है हमारे साथ. आपने पूछना ये कि 4 ड्रेसेस निकाल के रखे, तुम कौन सा पहनोगे. तो दैट चाइल्ड इज लाइक ओके, इसकी कोई चॉइस नहीं है, चॉइस मुझे यहाँ पर है. तो बच्चा जो चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है कि चॉइस मुझे मिल रही है, आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट. बच्चे को आप कुछ कर रहे हो लेकिन अपने ही दी हुई उन लिमिटेशंस के अंदर जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो. उसके अलावा एक और चीज होती है, जब आपका बच्चा या आपका टीनेजर बहुत मूडी होता है, वो इट्स नॉट अ करेक्ट टाइम टू करेक्ट देम. इट्स नॉट अ करेक्ट टाइम टू करेक्ट देम, व्हिच मींस कि अवॉइड फीलिंग द फायर. या तो आप कहने कि एकदम से ऐसी कॉन्वर्जेशन में चले जाना जो कि हीटेड कॉन्वर्जेशन हो, हीटेड डिस्कशन हो. हमें पहले उस बच्चे को थोड़ा सा मूड देखना होता है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो भी हम अपने टीनेजर्स के ऊपर निकाल देते हैं. सो वी नीड दैट स्पेस, द होल लाइफस्टाइल, कि आपके घर का पूरा माहौल कैसा है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन मॉम एंड वन डैड के अच्छा बाप ने ये चीज करनी है तो बाकी सब पूरी फैमिली कुछ और बिहेवियर शो कर रही है, या अगर मदर ऐसा कर रही है तो बाप कुछ और कर रहा है. यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट. You need to see the environment in which you are living. Although it is not that easy, I know कि जब आप एक joint family system में रहते हो तो it is not easy. But जहाँ आपसे हो सकती हैं चीजें, आप उस चीज को कवर अप कर सकते हो. आप कोशिश ये कर सकते हो कि अपना जो कनेक्शन है बच्चे के साथ उसको अच्छे से अच्छे तरीके से आपने डेवलप करना है. Like you know what your kid need. और बच्चा जब टर्न बैक करे, अपना फेस टर्न करे कि who is standing at my back, उसको पता हो कि मेरी माँ या मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है. ये चीज जो है, बच्चा अगर मूडी भी है तो उस स्पेस से वो निकल जाता है. दिस इज इट. अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं. बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा आपने प्रिसाइज किस्म का और बहुत अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह से. सादिया, आपकी तरफ मैं आऊँगी. मुझे बताइए कि ये सवाल भी मैं बीच में रह गया. मैं पूछ रही थी कि अगर आपको किस तरह से आप जज करेंगे आपका बच्चा जो है, जिस तरह से क्यूरियोसिटी वाली ऑब्वियसली एज है, तो बच्चे ऐसे इधर उधर साइड्स में, फिर दोस्तों से भी बड़ा पीयर प्रेशर वगैरह भी होता है, दोस्त वगैरह भी अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं. और फिर अगर ऐसी एज में, क्योंकि बच्चा अपने आप को एडल्ट भी समझने लग जाता है, तो अपने से बहुत बड़े, बस आप देखते हैं जो टीनेज वाले बच्चे हैं उनके कोई अंकल भी दोस्त बना लेते हैं और कोई आंटी भी दोस्तें बन जाती हैं इस तरह से. तो मैं चाहूंगी इस चैप्टर पे भी बात करें. और आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपका बच्चा, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे बच्चा आपका कुछ पॉर्न देख रहा है या चुपके कुछ इस तरह की हैबिट्स में पड़ गया है या कुछ इस तरह की चीजें देख रहा है, वो आप किस तरह से उसको डिटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमने बड़ा प्रिसाइसली देखने होते हैं. एक तो ये है कि जब बच्चा कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जो उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है. एक तो ये चीज है कि आप जब उसके फ्रेंड सर्कल पे देखेंगे जो उसकी एज से बड़े, जैसे अंकल और आंटीज के साथ फ्रेंडशिप है और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. यहाँ पे आपको उसके इंटरवीन करना चाहिए, बीइंग पेरेंट या गार्डियन जो भी है. नंबर 2 पे ये हो सकता है कि कुछ ऐसे अल्फाज, कोई ऐसी गालियां या कुछ ऐसे बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करना जो कि यूजुअली रूटीन में आपके घर में कोई इस्तेमाल नहीं करता है. इट मीन्स कि बच्चा कहीं से तो वो पिक कर रहा है, चाहे वो अपने फ्रेंड से कर रहा है, चाहे वो वीडियोस के थ्रू कर रहा है, चाहे वो किसी सोशल मीडिया से कर रहा है. आपको फिर यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा टू नो ये बेसिकली ये कहाँ से चीजें निकल के आ रही हैं. या दूसरे सेंस में ये भी हो सकता है कि एक बच्चा जो कि बड़ा अच्छा था, सोशल था, वो एकदम से आइसोलेट हो गया
वो ज़्यादा टाइम रोता रहता है। या एक बच्चा जिसकी पर्सनैलिटी में इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि वो इतना एंग्री हो और उसको आउटबर्स्ट हो और वो चीज़ें फेंके या गुस्सा करे, ये चीज़ें उसमें डेवलप कुछ ऐसी मेंटल हेल्थ वाली इश्यूज़ जिसमें एग्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो गया बच्चा एकदम से, एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गई है, बोलते-बोलते अटक जाता है, पहले नहीं अटकता था। ये कुछ मेन इंडिकेटर्स हैं कि जो हमें दिखाते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर किड्स लाइफ, सो यू नीड टू सी कि कहाँ पे किस चीज़ की वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब टीनेज बिल्कुल स्टार्ट होती है 12-13 साल अगर हम करें उसमें देखें तो बच्चों की जो प्ले की एक्टिविटी खेल-खेल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बच्चे शो करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो गुड़िया का डॉल हाउस खेल रहे हैं या कुछ लड़के कोई अपनी गेम्स खेल रहे हैं, तो उसमें अगर वो कोई पोर्न वगैरह देखते हैं या कोई उनका इस तरह से कोई एक्सपोज़र हुआ है या कोई इस तरह की कन्वर्सेशन किसी के साथ चली है, तो वो अपने प्ले गेम्स में इस चीज़ को ज़रूर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं लाइक दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बट ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है और इसके बारे में आपको विजिलेंट रहना है। दैट्स इट। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर रिप्लाई। अब ये दोस्त कैसे बना जाए एक टीनेजर का? अब आपको पता चल गया है जी वो ऐसी हैबिट्स में पड़ गई, अच्छा, बेटी आपकी पड़ गई अब है, बेटा पड़ गया, क्या करें? दोस्त कैसे बने? बताएं कैसे? अब अब जिस तरह से हिना ने अभी बड़ी अच्छी बातें की थी कि आपकी ये स्टार्ट होती है बचपन से ही, जैसे बच्चा आपका ग्रोइंग एज में आता है, 1 ईयर का हो गया, 9 मंथ से बच्चा आपको समझना स्टार्ट कर, 9 मंथ का बच्चा सब अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि उसके सामने बोल नहीं सकता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग उसकी सब हो रही होती है, वो सब रजिस्टर्ड भी कर रहा होता है, उसकी वोकैबुलरी डिक्शनरी सब बन रही होती है। सो आपको वहां पे एक बड़ी अच्छी मैंने एक चीज सुनी पिछले दिनों, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो साहब ये कह रहे थे कि जब छोटा बच्चा होता है उसका जब वो पैदा होता है तो जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है ना कि आपका कंप्यूटर पूरा मदरबोर्ड से कंट्रोल हो रहा होता है, और अगर कंप्यूटर में कोई इश्यू आ जाए तो आप फौरन मदरबोर्ड को चेक करते हो कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से जो इंसान का बच्चा होता है उसके पहले 5 साल में उसका सिर्फ मदरबोर्ड बनता है। बकरी का बच्चा है, पैदा होते साथ 2 घंटे के अंदर अंदर भागना भी शुरू कर देता है, खाना भी शुरू कर देता है, मैं बोलना भी शुरू कर देता है। गाय का बच्चा भी ऐसे ही करता है। इंसान का बच्चा वो चीज है जो कि 2 साल तक माँ पे या बाप पे डिपेंडेंट रहता है, खाना पिलाना भी माँ बाप करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, बोलना भी सिखाते हैं। तो पहले 5 साल जो है वो इंसान के बच्चे का मदरबोर्ड बनता है, जिसमें आपने जो चीज फीड करनी है वो चीज फीड कर दीजिए। प्रैक्टिकली आपने दिखाना है कि बेटा ये क्या चीज होती है। मिसाल देती हूँ आपको, एक बच्चा है सोफे पे जंप करी जा रहा है, हम उससे कह रहे हैं कि डोंट जंप ऑन द सोफा, डोंट जंप ऑन द सोफा। बच्चा क्या समझेगा उस चीज को, जो छोटा बच्चा है 3 साल का, 4 साल का या 2 साल का, वो सिर्फ आपका पिक करेगा जंप एंड सोफा, उसको डोंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। उसको लगेगा आप कह रहे हो जंप ऑन सोफा, वो जंप ही करता रहेगा। रादर आपको कहना चाहिए कि सिट ऑन सोफा, तो वो फिर बैठ जाएगा, फिर सिट और सोफा वो चीज रजिस्टर्ड हो रही होगी कि आपसे सिखाना क्या चाह रहे हो। तो जो कुछ आप सिखाना चाह रहे हो वो पहले 5 साल में आपने प्रैक्टिकली रोल मॉडल करके उसको दिखा देना है। नाउ व्हाट इफ कि अगर वो 5 साल से ऊपर आपका बच्चा हो चुका है, आप आज ये प्रोग्राम देख रहे हो, आप आज फर्स्ट टाइम ये बातें सुन रहे हो, तो अब क्या किया जाए? अब ये है कि आपने उसको बेसिक से ही स्टार्ट करना है। अपने बच्चे के साथ आपने क्वालिटी टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स का पर डे स्पेंड करना स्टार्ट कर देना है। वैसे तो हम सारा दिन ही अपने बच्चों के साथ होते हैं ना, लेकिन क्वालिटी टाइम में ये होगा कि सिर्फ आप और आपका बच्चा होंगे और आप दोनों बैठ के बातचीत करेंगे, जिसमें आप उसको कोई नसीहत नहीं करेंगी, उसको सुनेंगी, उसको फ्री एसोसिएशन देंगे कि बेटा बोलो क्या चल रहा है लाइफ में या क्या हो रहा है। आप उसके साथ कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, आप उसका फेवरेट शो भी देख सकते हैं, फेवरेट कार्टून्स भी देख सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स उसके साथ स्पेंड करना शुरू करें, जिसमें उसकी पसंद के बारे में ही बात हो और जो वो कहना चाह रहा है वो इस तरीके से आप अपनी फ्रेंडशिप उसके साथ डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये 1 महीना भी गुजरेगा तो आप देखेंगे कि आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो क्वालिटी टाइम इज द की जो आपको देना है। सही, ज़बरदस्त। जी हिना, मैं पूछना चाहूँगी कि अगर एक बच्चा आपके पास आता है और जिस तरह से हम इसी जो अभी सवाल इनसे मैंने किया उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि अब बच्चा आपको बता रहा है कि हाँ वो इस तरह के अब्यूज़ वगैरह में वो पड़ चुका है और डिस्क्लोज़ कर देता है इस चीज़ को। तो अब उस बच्चे की थेरेपी किस तरह से आप करेंगे? यानी वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका है, एंग्जायटी में जा चुका है, आइसोलेट हो चुका है, खाना-पीना छोड़ दिया है, जो उसकी सेहत को भी अफ़ेक्ट कर रहा है, मेंटली भी बच्चा ख़त्म है, तो इसको क्या करेंगी आप?
अच्छा, अगर तो कुछ ऐसा अब्यूज़ हो चुका है और बच्चा जो है आइसोलेशन में चला गया, सबसे पहले तो ये चीज़ देखने वाली है कि बहुत सारे बच्चे जो है घर आके चीज़ें नहीं रिपोर्ट कर रहे होते हैं आउट ऑफ शेम एंड गिल्ट, क्योंकि डिपेंड करता है कि बच्चे के मेंटल स्टेटस उस वक्त उस दौरान और उस पूरे टाइम पीरियड में क्या है, क्या रहा है। सो वी नीड टू सी दैट द साइंस, जो कि आई थिंक सादिया ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। और जब ये चीज़ हो गई हुई होती है तो उसका जब जिसे कहते हैं कि इसका पोस्ट इसका इफ़ेक्ट क्या होगा और हम इसको किस तरह से डील कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब बच्चा इस तरह के ट्रॉमा से गुज़रता है, तो एक पेरेंट के लिए बहुत वैसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है when they get to know that something has happened already and they cannot do anything about it because it's already happened. तो जब किसी ट्रॉमा से आप गुज़रते हो एज़ अ टीनेजर, एज़ अ चाइल्ड, तो घर पे बैठ के आप टू बी वेरी ऑनेस्ट खाली अकेले बैठ के कुछ नहीं कर सकते हो। यू नीड टू गो फॉर द थेरेपी, जिसमें हम मोस्टली ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हो या आपको पीटीएसडी होने का खदशा है या फिर कुछ भी ऐसे स्ट्रेस डिसऑर्डर आ सकता है जो कि ट्रॉमा की वजह से आया हो, उसके लिए मोस्टली वी रिकमेंड ईएमडीआर, जहाँ पे आपकी ये एक डिसेंसिटाइजेशन होती है जो कि हम आई मूवमेंट के थ्रू जो है करवाते हैं। और ये इसके लिए डेफ़िनेटली हमारे पास प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि ट्रेन्ड होते हैं इसी चीज़ को लेकर। ईएफटी हो गया, टीएफटी हो गया, सारे वो थेरेपीज़ हैं जो कि ट्रॉमा से निकलने के अंदर के लिए आपको हेल्प आउट करते हैं। दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू बिकॉज़ इसके अंदर मेरे अपने सामने के 3 केसेज़ हैं। पेरेंट्स ने सिर्फ़ इतना सपोर्ट किया है जहाँ तक हमने उनको ये बताया सपोर्ट करने के लिए कि यू आर देयर फॉर देम। आपको सिर्फ़ ये उनको ये यकीन दिलाना है कि दैट दे आर सेफ, द एनवायरनमेंट इज़ सेफ एंड यू आर देयर फॉर देम। आपने अच्छा, दूसरी एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन भी कि बच्चे हों, बड़े हों, घर में को एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, जो कि हमने भी सीखा यही कि क्वेश्चनिंग करना, इट सीम्स लाइक कि आप यू आर इंटेरोगेटिंग अ पर्सन मेक्स दिस अदर पर्सन वेरी डिफेंसिव। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो 22-23 साल का लड़का हो, लड़की हो, जब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो सामने वाला बंदा वैसे ही बहुत डिफेंसिव होके क्लोज़ ऑफ हो जाता है, अपने आप को रैशनलाइज़ करने की कोशिश करता है। तो जी ट्राई टू बी लाइक टोन आपकी और आपका जो क्वेश्चन किया जो आपके डिफरेंट किस्म के हम क्या कहते हैं कि सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हम ये बताओ, वो बताओ। वी डोंट हैव टू डू दैट। जस्ट बी विद देम, लिसन टू देम विद योर ऑल ईयर्स ऑन। आपने उनको एम्पैथाइज़ करना है, उनको समझना है और क्वेश्चन करने के बजाय अगर आपको लगता है कि जहाँ पे मुझे क्वेश्चन करना है, उस वाली चीज़ को आपने एम्फसाइज़ करना है इन अ सेंटेंस। तो ये इस चीज़ से आपको सामने वाले बच्चे को या उस इंसान को ये बताएगा कि वी हैव अ फ्री स्पेस टू टॉक। तो वो फ्री स्पेस आपने प्रोवाइड करनी है अपने बच्चे को। अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपेंस, सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा, सेक्सुअल ट्रॉमा, अब्यूज, कुछ भी अगर हो रहा है तो दैट यू जस्ट हैव टू टेल देम दैट यू आर देयर एंड दिस इज द स्पेस फॉर यू एंड ताकि वो बच्चा आके आपसे बात कर सके। अब इसे हम कहते हैं एक मॉरल सपोर्ट के साथ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। यही हम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट हम इस पे जंप करें कि करना क्या है। करना उन्होंने है जहाँ पे आपने अपने बच्चे को थेरेपी सेंटर या ट्रॉमा सेंटर लेके जाना है, वहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती हैं। तो उसका एक ईएमडीआर जो प्रोसेस मैंने बताया, उसके थ्रू जो है हम बच्चे का जो ट्रॉमा जो अब जैसे कहते हैं कहीं आपके पूरे होता क्या है ट्रॉमा के अंदर क्या हुआ? आपने कोई चीज़ विटनेस की है, आई के थ्रू, ईयर्स के थ्रू आपने कुछ सुना है, आपने अपनी बॉडी आपकी वहाँ रही है उस ट्रॉमा के अंदर, तो वो आपके ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। उस स्टोरेज को आप क्या करोगे? एज़ अ पैरेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट। आपने क्या करना है जब आप लेके जाते हो थेरेपीज़ के अंदर क्या हम करवाते हैं कि उस जो 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 स्टोरेज हुआ हुआ है, उस चीज़ को हम रिलीज़ करवाते हैं, ताकि वो बच्चा या वो लड़का या वो लड़की जो बेहतर फ़ील कर सके। सो द ओनली थिंग राइट नाउ एज़ अ पैरेंट आपका रोल क्या है? रोल ये होता है आफ्टर दैट ट्रॉमा, आफ्टर दैट फिजिकल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़, व्हाटएवर दैट अब्यूज़ वाज़, you just have to support them that you are there for them. लाइक काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट या आप कह लें कि स्पिरिचुअल सपोर्ट, रूहानी सपोर्ट, एक रूह का सपोर्ट कि आपकी आपकी फैमिली आपके साथ मौजूद है। व्हाटएवर हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट इज डन, you cannot undo it. The only thing now what's next that you have to provide them support and just providing them a very safe space जहाँ पे बच्चा जो भी उसके साथ अंदर वो फील कर पा रहा है, वो अपनी ज़बान से जो है वो कहे। अपने आपको पता है आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम जो जिसे कहते हैं कि बच्चे अपने अंदर रखते हैं चीज़ें, वो इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी हर्टफुल। बच्चा आके
कह नहीं सकता ना अपने घर में. It is so painful that you have your family at your back, but उसके बावजूद despite of that you cannot even just say anything to your family because you know that you will be judged. आपको 10 बातें सुनाई जाएंगी, या आपको ताना मारा जाएगा, या आपको टॉन्टिंग या कोई भी sarcastic किस्म का कमेंट सुनना पड़ेगा. तो this is very painful. So just try to be there. आप कहते हैं ना एम्पैथेटिक एयर चाहिए होता है. आधे से ज्यादा हमारे पास जो मसले आते हैं काउंसलिंग में भी, वो मसले 40 to 50% वैसे ही हल हो जाते हैं when they start sharing their problem with a counselor. तो वही चीज हम घर में क्यों नहीं कर सकते? मेरे घर में भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे घर में भी एक टीन है जो सुन रहा है और मुझे ऐसी ऐसी नजरों से देख रहा है. इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा जोक याद आया. एक मूवी है और जैसा कि हम लोग मीम्स में देखती आई हूँ कि एक वाहिद ऐसी मूवी जो कि बड़ी साफ सुथरी भी है और बड़ी ही तमीजदार मूवी, वो हम पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देखते. आई थिंक इट्स एन इंडियन मूवी बागबान के नाम से. तो वो होता क्या है, उसके ऊपर हम लोग अक्सर मजाक बनाते हैं कि वो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखो तो पेरेंट्स बड़ी घूर घूर के जो है ना बच्चों को देख रहे होते हैं, बच्चे घूर घूर के पेरेंट्स को देख रहे होते हैं. तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद यू. इस वक्त मैं कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही हूँ इस टॉक शो के बाद. मुझे कितनी डिबेट आगे करनी है, ये जरा रहेगा थोड़ा सा इस वीक तो मेरे घर में रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी भी सुन रही है. आई अंडरस्टैंड दैट. तो या अब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज को मतलब बोलना स्टार्ट कर दें कि हमने ही सब कुछ देना है. कि ऑब्वियसली हम, मैंने कहा ना, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए. अगर हमने उसकी तरबियत बच्चे की बचपन से ऐसी की है तो दैट किड विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. अगर नहीं उससे हो रहा है तो इसको हम काउंसलिंग के लिए लेके जाते हैं कि थर्ड व्यू हम बच्चे को बताते हैं कि आपने भी पेरेंट को समझना है. पेरेंट कौन है? पेरेंट भी तो इंसान है. वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग. एज अ मॉम आप दिन में कितना कुछ कर रहे होते हो और बच्चे बहुत दफा रियलाइज नहीं करते हैं. और बच्चे को रियलाइज करवाने के लिए कभी हमें उनको बताना भी पड़ता है और कभी कभी फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर पेरेंट्स जो है ये चीज नहीं डिस्क्राइब करते कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. और इसी वजह से जब पेरेंट्स ही शेयर नहीं कर रहे हैं तो बच्चा भी शेयर नहीं करेगा फिर आपसे आके. यू नीड टू टेल देम व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, हाउ यू आर फीलिंग. और मजे की बात है इससे उसको मिल क्या रहा है? इससे उसको मिल ये रहा है कि वो जो फील कर रहा है दैट इज वैलिड. आप उसी फीलिंग को वैलिडेट कर रहे हो. प्लस व्हाट आर यू टेलिंग देम दैट हाउ एम आई डीलिंग with my feelings. The problem in our culture, in our countries, that हमें emotions के नाम ही नहीं पता है, to be very honest. मैं किसी भी एक random इंसान से यहाँ बाहर जाके पूछूं कि what are you feeling? And like, what? I'm feeling fine. Emotionally कुछ लड़के आजकल यहाँ के जो हमारे जो देसी कल्चर के जो बच्चे हैं, ये लड़के हैं जो मर्द हजरात हैं, अगर आप उनको भी नोट करें, क्या वो कभी आपसे आके ओपनली अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं? नहीं. क्योंकि उनको ये बचपन से इनग्रेन किया जाता है दैट यू कैन नॉट शेयर योर प्रॉब्लम सिंस यू आर अ गाय, यू आर अ बॉय, यू आर अ मैन. तो वो चीजें क्या है कि हमें खुद भी अपने बहुत सारे इमोशंस के नाम ही पता नहीं होते. इतने सारे केसेस में मैंने मेरे ख्याल से 80 to 90% लोगों में एक प्रॉब्लम देखी है, अगर जो पाकिस्तान से हैं या जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, डिफरेंट लोगों को मैंने डील किया है. जो हमारे देसी कल्चर, एशियन कल्चर आप कह लें, इसमें इट्स वेरी हार्ड टू टेल देम कि आपको फील क्या हो रहा है, क्योंकि उनको इमोशंस के नाम नहीं पता है. जब इमोशंस के नाम ही नहीं पता है तो कैसे बताएंगे हम क्या फील कर रहे हैं? इट्स लाइक एक बच्चे को प्यास तो लग रही है बट उसको प्यास का जो वर्ड है, थर्स्ट का जो वर्ड है, ये उसको बच्चे को उसको पता ही नहीं है कि मुझे पानी को बोलना क्या है. तो क्या रोता रहेगा जैसे हम रोते रहते हैं. हमें समझ नहीं आ रहा, वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बट वी डोंट नो हाउ टू explain ourselves. हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे अपना को? We don't know what we are feeling inside. Even though we know we are hurt, we are frustrated, we are agitated. ये सारे वो इमोशंस के नाम हैं जो हमारे कल्चर में यूज ही नहीं होते. We don't know that. और अगर हम कभी इस चीज के ऊपर मैं अक्सर ये चीज डील करवाती हूँ, पहले तो हमें ये एजुकेट करना पड़ता है अपने वाले क्लाइंट्स को कि गो टू द फेसबुक पे जाइए, हाउ यू फीलिंग या व्हाट आर यू फीलिंग पे जाके क्लिक कीजिए. वहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ रही होती है इमोशंस की. उसको जाके पहले पढ़ें आप, उसके मतलब ढूंढें, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड. जब आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू डील विद दिस. तो अब प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी आर नॉट इवन टेलिंग दिस कि अब हम बच्चों से शेयर ही नहीं कर रहे. तो जब बच्चों से हम शेयर ही नहीं करें, जो रोल है वो मॉडल ही नहीं हो रहा, सो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि बच्चा आके आपसे कुछ शेयर करेगा, बच्चा आपको अंडरस्टैंड करेगा? क्योंकि बच्चे को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बच्चा आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा. इट इज अ टू वे प्रोसेस. So this is the whole point of this conversation. जिस तरह से आपने बोला ना कि दो तरह के पेरेंट्स होते हैं. एक तो वो होते हैं कि वो बस लाइन खींच दिए, चाहे टीनेजर भी है उसको भी ऑब्वियसली बच्चों की तरह से नहीं, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, ये लाइन है बस खत्म है, ये इसको तो बॉर्डर है, ये तुमने इसको क्रॉस भी नहीं करना, ये नहीं है.
और दूसरे वो होते हैं, हमारे भी एक जानने वाले पाकिस्तान में मैं गई, वहाँ टीवी चल रहा है, खूब नाच गाने वो फिल्में लगी पड़ी हैं और अजीब किस्म की धम-धम करती औरतें जो इसके ऊपर नाच रही हैं, अम्मा भी बैठी हुई हैं, अब्बा भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सारे देख रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये अजीब सी बात थी, भाई क्या हो रहा है? तो बाद में मैंने ज़िक्र भी किया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके उसमें छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, टीनेजर भी बैठे हुए हैं, हर तरह के बच्चे बैठे हैं। तो उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दी कि भाई हमने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से की हुई है जनाब के बच्चे जो ये चीज़ें बाहर जाके देखें ना, हमने घर में सब दिखा दिया। हमारे घर में कोई रोक-टोक नहीं है बच्चों के ऊपर। हमने कह दिया जो ये गंद-फंद चीज़ हो जाके वो उनकी अंदर क्यूरियोसिटी हम चाहते हैं वो खत्म हो जाए। कभी देख लो हमारे साथ बैठो जो कुछ गंद-फंद है सारा कुछ देख लो, तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाके देखने की। और दूसरे वो हैं कि बेटा ये भी देखना वो भी नहीं। तो इसमें आप क्या कहते हैं? ऐसे पेरेंट्स को क्या कहते हैं जो कहते हैं हमने घर में दिखा दिया है, बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। सब आपने खुद ही बैठ के यानी शर्म, हया, लिहाज़, माँ-बाप का सारा कुछ, गैरत वो सब खत्म है। वो जो कुछ चल रहा है सब बैठ के साथ देख रहे हैं। ये कैसी तरबियत? यानी इस पेरेंटिंग के बारे में आप क्या नाम देते हैं इसको? इसके ऊपर दो डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव में। एक तो ये कि अगर तो वो कर रहे हैं ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन, जहाँ पे हम जैसे वेस्टर्न अगर आप कल्चर में जाएं एंड यू विल हाँ, हाँ, सी हाँ। कि वहाँ पे एक नोटिस आपने ये किया होगा। आई नो दैट इज ऑल्सो लाइक वेरी मच मेस्ड अप कल्चर, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पॉजिटिव हैं। हम यहाँ पे अबाया करके भी निकल जाएं, स्कार्फ पहन के निकल जाएं, कुछ भी पहन के निकल जाएं, पीपल नीड टू, ये एक नीड बन चुकी है, दिल गोना स्टेयर यू। ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। हुँ, हुँ। और अगर कोई लड़की तैयार श्यार होकर वैसे बाहर निकलती है या कोई खातून बाहर निकलती है हमारे कल्चर में, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई कोई जंगल से कोई जो जानवर निकल कर आया है, एंड दे स्टार्ट स्टेयरिंग हुँ। लाइक। यही चीज आप वेस्ट कल्चर में जाके देखें, आप कुछ भी पहन के निकल जाएं, आप टी शर्ट आप जो है ना इसका आप स्लीवलेस पहन के निकल जाएं, आप कुछ भी पहन के निकल जाएं, वो आपको पलट के भी नहीं देखेगा। देयर इज अ डिफरेंस कि क्यों है ये, रीजन क्या है? रीजन ये है डिसेंसिटाइजेशन। वो इतना देख देख के डिसेंसिटाइज हो चुके हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब। तो उनको हुँ। कोई जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई डोपामिन किक नहीं मिल रहा, कोई सेरोटोनिन उनका आगे पीछे नहीं हो रहा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं हिल जुल रहा है। इट मींस दे आर डिसेंसिटाइज। जो पहले आपने एग्जांपल दी कि पेरेंट्स ने इस तरीके से एक्सपोजर रखा हुआ है और सब कुछ घर में हो रहा है, ये इसका एक पर्सपेक्टिव तो ये है व्हिच इज लाइक टू मेक देम वेरी डिसेंसिटाइज्ड टुवर्ड दीस थिंग्स, क्योंकि बाहर जाके उस चीज में इन्वॉल्व भी नहीं होना है। दे लाइक हमें परवाह ही नहीं है। दूसरी चीज ये है इसके अंदर कि आप चीजें तो बता रहे हो, लेकिन साथ साथ जो इसे कहते हैं ना परमिसिबल पेरेंटिंग, आप वो चीज दे रहे हो। इसका मकसद ये भी है कि इससे दोनों तरह के इफेक्ट आ सकते हैं। एक तो ये बच्चा बिल्कुल ही डिसेंसिटाइज हो गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चा को उस कल्चर की ही आदत हो गई, तो वो उसके लिए इट इज टू मच नॉर्मल फॉर देम, तो वो बाहर जाके भी करना स्टार्ट कर देंगे, नॉर्मल है। तो इससे दो नॉर्मल इफेक्ट्स आ है। रहे हैं। नाउ हुँ। इट इज अप टू यू कि अगर आपने उस बाउंड्री को सेट करना है तो उसको बताने का भी तरीका है। ऐसा नहीं जैसे हम कहते हैं कि बच्चा एक फॉर एग्जांपल पॉर्न बच्चा ने देखना स्टार्ट किया, क्यों देखना स्टार्ट किया? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उसको वो रिसोर्स, एक गलत रिसोर्स उसको क्यों मिले? क्योंकि घर में उसके बारे में डिस्कशन हुआ ही नहीं है। नाउ हुँ। इट्स अप टू यू एज अ पेरेंट कि आप उसको किस तरीके से देना चाहते हो उस रिसोर्स को। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल व्हाइल गिविंग दिस रिसोर्स टू देम, कि किस तरीके से बच्चे के दिमाग तक ये चीज पहुंचानी है और अपने ही लिमिटेशंस में रह के पहुंचानी है। तो ये तो मैं कहूंगी इट्स एन इंडिविजुअल डिफरेंस बेसिकली, कि हर घर का एक हिसाब किताब होता है। कुछ लोग ओपन रहना चाहते हैं, कुछ लोग बड़ा क्लोज ऑफ रहना चाहते हैं। तो इट्स देयर चॉइस बेसिकली दैट व्हाट डू दे वांट टू डू। अगर उनको लगता है कि अब बच्चे को इस्लामिक तरीके से बिल्कुल लेके चलना है और इसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं करवानी है, तो फिर आप बच्चे के साथ डिस्कस करोगे बैठ के और उसके साथ उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी डिस्कस करोगे बैठ के। बट उसके साथ जी। बैठ के आप देखोगे नहीं कि अच्छा ठीक है सब कुछ ही देखो, सब कुछ ही हमने अलाउ कर दिया है, तो वो तो फिर आपकी वो वाली जो आप चाह रहे हो, जो डिजायरेबल इफेक्ट आप चाह रहे हो बच्चों के ऊपर, वो आउटकम नहीं देगा। वो तो फिर आपका एक कहते हैं कि एक उल्टा आउटकम आएगा कि एवरीथिंग इज लाइक allowed in my religion as well, in at my home as well, तो मैं बाहर जाके भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल भाई, इसमें बहुत बुरी बात भी कहने वाली होगी, विल स्टार्ट डूइंग दैट अल्कोहलिज्म। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल लेना स्टार्ट किया बच्चे ने बाहर, अल्कोहल जो है ना लड़के बड़े हो रहे हैं, उन्होंने जाके इसको टेस्ट करना है, लेट्स डू इट एट होम एज वेल। क्या ये चीज हम अलाउ करेंगे? डेफिनेटली नहीं। तो हमें सही बात। उसके ये बताना है कि अल्कोहल ये चीज होती है, ये चीजें हैं इसके अंदर, आप ये चीजें देख सकते हो, हम उसको बता सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं, और रिलीजियसली हम उसको चीज को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, आप कह लें कि शुरू दिन से ही जैसे हम बच्चा जिसमें शऊर आने लग जाता है, हम तब से चीजें डिस्कस करते हैं। तो नाउ देयर इज अ डिफरेंस। अब जो जिस फैमिली का आप बोल रहे हो वो चीज सब चीजें कर रहे हैं, फॉर मी इट्स लाइक इट्स अ बिग नो नो। अगर दे वांना सेट सम रूल्स कि हम तो एज अ मुस्लिम
या एज अ वेरी रिलीजियस पेरेंट ये चीजें करवा रहे हैं, तो वो एक इट्स अ बिग नो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको ओपनली सब कुछ करना स्टार्ट कर दें और फिर हम उस पर एक्सपेक्ट करें कि बच्चा बाहर जाके सब चीज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो डिसेंसिटाइज हो गया। दैट्स रॉन्ग अप्रोच। अप्रोच आपने रखनी है, हाँ, अगर आपको इस तरह का रुझान नहीं है, आपको बच्चे को ओपनली पालना है, दैट इज देयर चॉइस। बट ये वाली चीज जो है दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आपने ये अप्रोच लेनी भी है तो उसकी डिफरेंट किस्म के आप कह रहे हैं कि पॉइंटर्स हैं या रूल्स हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज फ्रॉम एक माय आपने बड़ी अच्छी, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर फीडबैक, आपने बड़ी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बात भी जो है वो की है कि बहुत सारी मदर्स या फादर इतना अपने गिर्द या बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग की बात है इतनी ज़्यादा, यानी बिल्कुल वालिद हैं तो ऐसे वालिद हैं और माँ तो ऐसी माँ है, यानी कि बच्चा कुछ आपके पास आके डिस्कस नहीं कर सकता। बहुत सारे इश्यूज हैं और फिर वो शर्म और हया, यानी ये भी पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स को, माओ को, बाप को सिखाना जरूरी है कि भाई मजहब के हवाले से भी सेक्स की डिस्कशन अपने टीनेजर के साथ करने में हया नहीं है। प्यूबर्टी के इश्यूज में भी माएँ अपनी बेटियों को नहीं बताती। जब बच्चियां ऐसे वक्त पे आ जाती हैं तो वो रोते हुए घर में आती हैं स्कूल से, कॉलेजेस से अपने, और वो उस वक्त उनको टैकल करना मुश्किल होता है, उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो गया। जब वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होती है, फर्स्ट टाइम बच्ची फेस करती है अपने कॉलेज में, जब भी होता है उसको स्कूल में, कॉलेज में, तो वो ऑब्वियसली परेशान, डर जाते हैं बच्चे, उस वक्त ट्रॉमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो समझते हैं हमारे साथ बॉडी में हो क्या गया, उनको समझ ही नहीं होती ना, कि बताया ही नहीं है। अम्मा सारी जिंदगी शर्म में रही, उनको बताना चाहिए था ना अम्मा को। और फिर बहुत सारे बाप इतने सख्त होते हैं कि बेटे अपनी माओ के पास जाते हैं, कि वो बहुत सारे लड़कों के जो इश्यूज होते हैं वो अपने बाप से डिस्कस नहीं कर सकते। बेचारी माओ को बाप का भी रोल अदा करना पड़ता है और माँ का भी रोल अदा करना पड़ता है, क्योंकि जो साहब होते हैं उनका घर के अंदर कोई दखल ही नहीं होता, कोई इनका रोल ही नहीं होता। वो भी या तो शर्मा जो है उसमें अपना शर्म हया में रहते हैं कि मैं कैसे बेटे से बात करूं, तुम बात करो। या शादी भी हो रही है, अब तो खैर शादी वादी का क्या, लड़के लड़कियां टीनेजर यूनिवर्सिटीज सब वो नो हाव बहुत सारी चीजों के रखते ही रखते हैं। मगर फिर भी अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके सोचें कि वो उस तरह की बातें भी शादी से पहले जो है बच्चों को, बेटियों को बतानी चाहिए, बेटों को बतानी। वो बेशक जानते हो सकता है उनको सही इस्लामिकली जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक ना पता हो सकता है उन्होंने इधर उधर से पिक करके अपने नॉलेज को गेन कर लिया हो, तो आपको इस्लामिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं शादी के बाद, उसके बारे में इसमें शर्म और हया नहीं है, बताना चाहिए। बाप को भी बताना चाहिए, माँ को, बेटी को बताना चाहिए। क्या कहती हैं आप सादिया? आप बिल्कुल एक वैलिड बात कर रही हैं। आप जब ये बात करी थी तो मेरे जहन में अपने 2-3 क्लाइंट्स के केसेस चल रहे थे, जिसमें मैरिटल रेप के केसेस थे कुछ, और कुछ इस तरह के केसेस थे जिसमें पहली दफा जब पीरियड्स हुए तो वो बच्ची स्कूल में थी, उसको लगा मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि फ्रेंड जो साथ थे उन्होंने कहा कि ये तो इंटरनल ब्लीडिंग है एंड यू आर गोना डाई, और वो वहां पे वो बेहोश हो गई है और उसको पूरा दिन, आई थिंक वो 16 आवर्स तक वो आई थी, आईसीयू तक वो बच्ची पहुंची है, जस्ट बिकॉज कि उसके पास एजुकेट नहीं किया गया था उस बच्ची को पेरेंट्स की तरफ से, या जो भी रिस्पॉन्सिबल गार्डियन होता है। सो इसकी एजुकेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो दूसरे नंबर पे मैरिटल रेप के केसेस आ जाते हैं, उसमें भी एजुकेशन की ही कमी है कि कंसेंट इम्पोर्टेंट है, कंसेंट की कोई वजह होती है। अगर एक हस्बैंड है वो विलिंग नहीं है तो औरत फोर्स नहीं कर सकती है, अगर औरत विलिंग नहीं है तो हस्बैंड फोर्स नहीं कर सकता है कि आप अभी आओ या अभी मुझे नीड है, अभी मुझे करना है। ये एजुकेशन आपने किसने देनी है? हम बड़ों ने देनी है अपने बच्चों को। अगर हम लोग नहीं दे रहे होंगे, वो गूगल से देख रहे होंगे, वहां पे तो 10 चीजें गलत मौजूद हैं, एक ठीक सीखेंगे 10 गलत भी सीखेंगे। वहां पे तो वो देखेंगे कि अच्छा जी शादी के बाद तो इस तरह कहते हैं, यहाँ 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 हम निशान डाल सकते हैं अपनी बेगम को। बेगम चाहे बेचारी आगे से तकलीफ में आ जाए, वो इस चीज को लाइक ही ना करे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गूगल ने कह दिया करना है तो ये कर रहे हैं। यही चीज हम खुद अगर बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों को बता दें, या अपने छोटे बहन भाइयों की जिनकी शादियां हो रही हैं, कि देयर इज अ लिमिट जहां पे आपको रखना है और जहां पे आपको कंसेंट लेना है, चाहे आपकी बेगम है चाहे आप शोहर हैं, जिस तरीके से वाइस वर्सा दोनों चीजें सामने आती हैं। तो आपको एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने बच्चों को इसके रिगार्डिंग। उसमें शर्म हया की कोई जरूरत नहीं होती। आई थिंक अगर आप बहुत ज्यादा क्लियर वर्ड्स में, जरूरी नहीं है जिस तरह से मैं और फातिमा बैठ गए और हम जिस तरीके से बहुत ओपनली अगर प्राइवेट स्पेस में बैठ के बात कर रहे हैं और जो मर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं, हाँ आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है अपनी टर्म्स को लेके, रॉन्ग टर्म्स मत
दिखाएं, राइट टर्म यूज करें, लेकिन आपने लेसन बेस्ड, अब जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 16-17 ईयर की वो टीनेजर थी जो मेरे पास वैसे ही मिलने आई थी, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनकी मदर ने उनको एजुकेट किया था। वो स्टोरीज के थ्रू उनको एजुकेट किया गया था, वीडियोस के थ्रू उनको एजुकेट किया गया था, कुछ लिंक्स भी उन्होंने मुझे उस टाइम पे दिखाए थे जिसपे कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई थी कुछ लोगों ने, ये जो सोशल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने डेवलप की हुई थी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या चीज होती है। अगर आप पेरेंट होते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहे हो, आपको लगता है कि नहीं आपका और बच्चे का इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो यहाँ पे आपके मैरिटल काउंसलर्स बैठे होते हैं जो प्री मैरिटल काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं, रादर देन कि जिस तरह से केसेस आते हैं कि जनाब शादी हुई है तो अगले दिन औरत बेचारी पहुंच गया हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, या कोई इस तरीके से रप्चर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, स्टिचेस तक आते हैं कई खवातीन को। तो ये चीजें है कि ये जब प्री मैरिटल काउंसलिंग हो रही होगी तो दोनों मियाँ बीवी को पता होगा कि ये चीजें हैं और ये चीजें हमें इस तरीके से लेके चलनी है, और ये इसमें क्या आपकी कहाँ पे आपको ब्रेक लगानी है, कहाँ पे आपको नो बोलना है, कहाँ पे आपको ठीक है गो ऑन करना है। तो कंसेंट, एजुकेशन, प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है। मैं शर्माती हूँ, मैं बच्चे को नहीं बता रही हूँ, मैं ठीक है प्री मैरिटल काउंसलिंग क्लासेस उसको आप दिलवा दीजिए। ये वेस्ट में बहुत कॉमन होती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में उस तरीके से कॉमन नहीं है। पाकिस्तान में भी स्टार्ट हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही हम, फिर जाहिर है हम साउथ एशियन कंट्री के जितने भी लोग हैं, हमारे कल्चर ऐसे होते हैं कि जब इस तरह की कोई बात हो जाए तो हमें लगता है कि सेक्स का वर्ड सिर्फ एक चीज के लिए मुख्तस है कि मियाँ बीवी में रिलेशनशिप, बस। इसके अलावा उसकी जो एजुकेशन है, जो बाकी उसके बाकियात हैं, जो बाकी फैक्टर्स एसोसिएटेड है, उस पे हमारे मौलाना हजरात ही हमें रोक देते हैं और हम उस चीज को इतना आगे लेके नहीं चल पाते हैं। तो पाकिस्तान में भी अभी काफी जगहों पे मैंने इस चीज को विटनेस किया कि ये चीजें स्टार्ट हुई हैं। कई क्लिनिक्स हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे प्री मैरिटल काउंसलिंग के कैंप्स लगते हैं और वहाँ पे वो मियाँ बीवी को बिठाते भी हैं, बताते भी हैं, लड़कियों को भी एजुकेट करते हैं, लड़कों को भी एजुकेट करते हैं। आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीजें तो सेटल डाउन हो रही हैं, जो हमारे अपने हाथों में है, बीइंग पेरेंट्स हमें वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो थिंग्स कैन इम्प्रूव। सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। मेरे पास यकीन करें बहुत सारे बच्चियों के कॉल्स आती हैं, इनफैक्ट बच्चों की भी कॉल्स भी आती हैं, मैसेज भी आते हैं जो बाकायदा कहते हैं कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जब मैं डिस्कशन सुनती हूँ कहती हूँ यार ये तो बड़ी सिंपल बातें हैं, जो टीनेज वगैरह की बातें हैं ये तो पेरेंट्स आराम से टैकल कर सकते हैं, पर वो बच्चे कहते हैं हम अपनी माँ से डिस्कस नहीं कर सकते, हम अपनी बहन से डिस्कस नहीं कर सकते, हम अपने बाप से डिस्कस नहीं कर सकते। वो तो हम ऑब्वियसली उनको समझा देते हैं, जो कुछ भी उनकी काउंसलिंग वगैरह होती कर देते हैं, मगर अफसोस होता है सुनकर कि यार आपके बच्चों को थर्ड पार्टी के पास क्यों जाना पड़ रहा है यार, आप उसको अपने बच्चों को घर में वो एनवायरनमेंट क्यों नहीं देते, वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे रहे, वो फ्रेंडशिप क्यों नहीं दे रहे कि जो है अक्सर माएँ फ्रेंड बनती ही नहीं अपनी बेटियों की, अपने बेटों के वो माँ ही रहते हैं, बाप जिसकी वजह से बच्चों को इधर उधर थर्ड पार्टी के पास जाके अपना जो है डिस्क्लोज करना पड़ते हैं अपने जो भी मैटर्स हैं। आगे चलते हैं, ये हेल्दी अगर हम टीनेज माइंड की बात करें है ना, तो आप बताओ कि अगर एक बच्चा उसको मुसलसल नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, वो बच्चा ऐसे ही है नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, पहले बहुत सारे बच्चे आपने देखे इम्तिहानों के करीब परेशान हो जाते हैं, वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, इनफैक्ट नहीं मैं तो बस फेल ही हो जाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो हो ही नहीं सकता। और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो लूजर बच्चों को सुबह से शाम लूजर कहते रहते हैं। तो वो बच्चा यानी अगर पढ़ने वाला भी होता है तो वो भी पढ़ना ही छोड़ देता है, यार यानी एक टैग लग चुका है कि मैं तो लूजर ही हूँ, मैंने तो करना ही नहीं है, तो पढ़ के मैंने क्या करना है। तो इन नेगेटिव थॉट्स को किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कैसे रिप्लेस किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि वो कैसे टैकल करें ऐसी सिचुएशंस को। Okay, question is really good. I will just go through the answer very quickly. उसके बाद मुझे थोड़ा सा I have to rush somewhere. अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये हमें नोटिस करनी है कि बच्चा इस नेगेटिव सेल्फ टॉक जो बच्चे के दिमाग में मुसलसल चल रही है, साइकिल चल रहा है नेगेटिव थॉट का, ये आ क्यों रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, कौन है जो ये चीज़ फीड कर रहा है या बच्चा इस चीज़ को कहीं से पिक कर रहा है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे दिमाग में ये बातें तब आती हैं, हमारे दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम तब सेट होता है जब हमें मुसलसल एक बात बताई जा रही होती है कंटिन्यूसली, बचपन से लेके हम बड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर बहुत सारे टीचर्स मैंने ऐसे नोटिस किए हैं जो कि मुसलसल होता है, यू आर अ लूजर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेल। बच्चा जरूरी नहीं है कि हर चीज में परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 5 to 6 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही बेसिक पे हम जाते हैं, बहुत ही बेसिक पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं,
उसके अंदर ज़रूरी नहीं बच्चा सारे सब्जेक्ट में एक्सेल करे, या बच्चा मैथ्स में 110% लेकर आ रहा है तो वो साइंस में भी लेकर आएगा, साइंस में लेकर आ रहा है तो वो जो है वो इंग्लिश में भी लेकर आएगा। दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। द थिंग इज दैट व्हाई द किड इज सेइंग इन दैट वे कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। वो नेगेटिव जो थॉट का लूप चल रहा है उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये मुसलसल बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहीं तुम्हारी इंग्लिश तो फारिग है, तुम तो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते या पढ़ ही नहीं सकती। ऐसे केसेस बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। और बच्चे को मुसलसल क्लास में बुला के मैं इसको बुली का वर्ड बोलूंगी कि बुली करना कि यू डोंट नो एनीथिंग, या पनिशमेंट के तौर पे जैसे हमारे स्कूल में होता है कि पनिश करना, सबके सामने बताना, या उसको सबके सामने बाहर जाके खड़ा कर देना, नील डाउन करवा देना। तो दैट kid is like what he or she is gaining from that experience, that I am like not good enough। ये गुड इनफ वाली जो चीज है ये आगे कंटिन्यू चलती चली जाती है। इससे सिर्फ इस पे महदूद नहीं है। इट्स नॉट लिमिटेड ओनली टू द स्टडीज इन द स्कूल। ये फिर आगे भी चलता है, ये फिर हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। हमें हर चीज में लगता है वी आर नॉट गुड इनफ, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली शेकन हो जाता है। और फिर जब कॉन्फिडेंस शेकन अप हो जाता है तो हमें बार बार किसी ना किसी की अप्रूवल की जरूरत रहती है कि या तो हमारा कोई बड़ा हमें बोले कि नो यू आर डूइंग गुड, टीचर बोले यू आर डूइंग गुड, आपके जो पीयर सर्कल है वो बोले डूइंग गुड। तो हमारे अपनी जो कैपेबिलिटी होती है टू थिंक थ्रू कि हम क्या खुद सही सब चीजें सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमारी कैपेबिलिटी बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। उसको हमने टैकल कैसे करना है, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमें ये करना है कि हमने पहले तो उस बच्चे से बात करनी है कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो बच्चा यहाँ से जो चीज है ना, जब हम कहते हैं कि दिमाग में चल क्या रहा है, वो थॉट जो है वो लिखो या हमें बताओ। तो बोलेगा कि रीजन ये है कि मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से आई ये सोच तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें क्या लगता है, ये तुमने कहीं सुना है अपने बारे में, तुमने एक्सपीरियंस किया है या खुद से, या तुम्हें किसी ने बताया है ये? वो उसमें तीनों में चारों में से चॉइसेस में से कोई एक चीज वो सिलेक्ट करके बताएगा कि मैंने एक्सपीरियंस किया। कितनी दफा एक्सपीरियंस किया है? एक दफा मैं लास्ट टाइम फेल हो गया था तो मुझे सबने बहुत ज्यादा बातें सुनाई थी। जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। मैथ्स मुझसे होती नहीं है, ठीक है, मैथ्स नहीं होता तो क्या चीज है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, ये बच्चा क्यों बोल रहा है? क्योंकि कल्चर क्या है हमारा, परफेक्शनिज्म कल्चर। यू नीड टू बी परफेक्ट, यू नीड टू, सुबह शाम एक ही हमारे दिमाग में एक रट चल रही होती है, यू नीड टू बी परफेक्ट। अगर अच्छा नहीं पढ़ पाया है तो वो ओवर कॉम्पनसेशन करने के लिए, अगर आप हमारे एशियन कल्चर में देखिए, पीएचडी इज वेरी बिकमिंग वेरी कॉमन दीज डेज। पीएचडी करना है क्योंकि पहले अगर उनका बचपन उठाया जाए तो बच्चा जो है ना, या तो जैसे कहते हैं ना कि अंडर कॉम्पनसेटेड रहा हो, पढ़ाई में अच्छा ना रहा हो, उसने पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी पढ़ाई करनी, बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वो जो सोच उसके दिमाग में बैठी है कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, उसको ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए पढ़ता चला जाता है, पढ़ता चला। पढ़ाई इज गुड थिंग, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी, ये कोई आपको फायदा नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? आपकी पीएचडी की डिग्री नथिंग, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेक ऑफ दैट थिंग जहाँ पे आपको अप्रूवल चाहिए सोसाइटी का। तो आप खुद बताओ, ऐसे माहौल में, ऐसे कल्चर में, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? परफेक्शनिज्म ऑल द टाइम। तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, उस बच्चे की मोटिवेशन वैसे भी जीरो हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं, आई डोंट थिंक सो, मेरा दिल ही नहीं जा रहा पढ़ने का, मुझे करना ही नहीं है, कीप ऑन रनिंग अवे फ्रॉम द स्टडीज। प्लस हम जब बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, तो जब बच्चा कुछ कर कर आ रहा होता है तो उसमें क्रिटिसिज्म हमारा हाई होता है कि नहीं तुम उसमें 80% क्यों लेकर आए, 90% लेकर आते, 95% लेकर आते, 70% ला रहे हो तो हम लोग 80% क्यों लेकर नहीं आया, तुम्हें तो 80% या एटलीस्ट 90% तो लाने ही चाहिए थे। तो ये जो जो क्रिटिसिज्म है ना, वो जो हम गलत वक्त पे हम देते हैं, वो बच्चे का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ सब मार देता है वैसे में। क्योंकि जो करके आ रहा है उसी पे ही उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स नहीं किया जा रहा है। कोई भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर जो कि वो अच्छा कर रहा है, उसके ऊपर आप उसको फीडबैक देना है। पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो वो बिहेवियर उसका मजीद स्ट्रेंथन होगा, विच इज नोन एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कुछ भी हो सकती है। आपने उसको कुछ दिला दिया, आपने उसको एक पीछे थपथपा दिया, आपने उसको प्रेस कर दिया, आपने उसके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स बोल दिए, तो वो इस चीज को मजीद स्ट्रेंथन कर रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे घर एक फॉर एग्जांपल एक केक आता है, हम सबकी मतलब हमारी आदत है, जब केक आता है तो इसमें से एक पीस गायब है फॉर एग्जांपल, वो पूरा केक छोड़ के उस पीस के ऊपर हमारा जो है ना ध्यान होता है कि ये पीस यहाँ से स्लाइस किसने कट किया है, जो पूरा केक है उसको हमने मिस आउट कर दिया, हमने इसको ग्रांटेड ले लिया। दिस इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग विद आवर किड्स, कि जो वो अच्छी चीजें कर रहा है उसकी पॉजिटिव चीजों को हटा के हमें फोकस होता है मैथ्स नहीं अच्छी इसकी, मैथ्स नहीं अच्छी इसकी, इंग्लिश अच्छी नहीं है इसकी, साइंस अच्छी नहीं। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। जिसमें वो अच्छा है, क्या उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बना के नहीं आगे चल सकते? तो हमारे पास क्या है, बड़े लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। ह्यूमैनिटीज ले लो, तुम इंजीनियरिंग में चले जाओ, मेडिकल में, उसके अलावा चौथी चीज क्या है हमारे पास? वी डोंट हैव एनीथिंग।
इट्स वेरी कॉमन कि बच्चों को अपना फ्यूचर नजर ही नहीं आता, 3 चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चा फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हो तो हमारे पास कुछ है ही नहीं ढंग का। और फाइन आर्ट्स वालों को तो हम ऐसी जिसे कहते हैं ना, बड़ी ही कोई हकालत वाली नजर से देखते हैं कि पता नहीं हाँ, क्या जैसे पढ़ना नहीं है तुमने कुछ पढ़ना करना नहीं नहीं है भाई, तो वो उसका माइंड क्रिएटिव है। ही इज नॉट एन इंजीनियर। वो बॉर्न इंजीनियर नहीं पैदा हुआ आपके घर में, बॉर्न डॉक्टर नहीं पैदा हो रहा आपके घर में, उसका साइंटिफिक दिमाग नहीं है, तो उसके कुछ तो अच्छी चीजें होंगी। हर इंसान में कुछ अच्छा बुरा होता है। तो प्रॉब्लम है कि हम जिस रेस में मुसलसल दौड़ते आ रहे हैं ना, कि जी मेरे खानदान में 4 डॉक्टर हैं तो मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे खानदान में 6 इंजीनियर है तो मैंने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। बच्चा गया भाड़ में कि भाई उसकी क्या खुद की उसकी क्या डिजायर है, वी नेवर इवन आस्क दैट। अब बहुत से है। लोगों को सवाल करो कि डॉक्टर क्यों बनो, नहीं मेरा तो शौक नहीं था, वो अम्मी की ख्वाहिश थी, अम्मा अब्बू की ख्वाहिश थी। इंजीनियर क्यों बने, वो अम्मा ने बना दिया, अब्बा के चक्कर में इंजीनियरिंग में आ गया। व्हाट यू वांट, मुझे तो भाई उधर जाना था, सोशल साइंसेस की तरफ जाना था, या मुझे जो फाइन आर्ट में जाना था। हु केयर्स, क्योंकि हम सोसाइटी में रहना, अप्रूवल चाहिए, पेरेंट्स को तो अप्रूवल चाहिए ना रिश्तेदारों का। तो दिस इज बिल्कुल हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो आप बताओ कि कैसे मोटिवेशन आएगी बच्चों में पढ़ने की, जो वो ऑलरेडी दैट किड इज वेरी मच स्केर्ड टू टेक दैट स्टेप, बिकॉज अगर वो गलत स्टेप लेगा तो वो फेल हो जाएगा। और वो हाँ फेलियर से जो हम बच्चों को सिर्फ ये चीज सिखाते हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल। वी नेवर टेल देम दैट हाउ टू डील विद द फेलियर्स। जब फेल हो जाना है, जब failure को लाइफ हाँ handle कर, वी नेवर टेल देम। वी जस्ट, अगर बच्चा टॉपर है तो पेरेंट्स ज्यादा उस बच्चे को प्यार करे, दूसरा बच्चा फेल होके आया तो उसके कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ गई हाँ अब सिबलिंग राइवलरी ऑटोमेटिकली। कितने बिल्कुल सारे नेगेटिव इफेक्ट हम सिर्फ चुटकी बजाते बच्चों को दे देते हैं। राइवल्स हो जाते हैं एक दूसरे के घर में, हो जाती है नफरतें हो जाती हैं बच्चों के आपस में। एग्जैक्टली, तो कंपैरिजन तो वैसे भी जेलसी लेकर आता है। और व्हाट इज जेलसी? जेलसी इटसेल्फ इट्स अ डिजायर टू एक्वायर दैट थिंग जो दूसरे के पास है। तो वो हाँ चीज बिल्कुल ऑटोमेटिकली अब घर के अंदर आपने क्रिएट कर दी है, तो बच्चे की मोटिवेशन तो वैसे भी जीरो हो गई। इसको रीफ्रेम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने टीम की जो नेगेटिव थॉट्स है उसको आपने लेकर जाना है, पूछना है उससे। जैसे मैंने कहा कि 4 सवाल करने की, कौन ये फीड कर रहा है, कहाँ से आया ये बिहेवियर। उसके बाद आपने अपने उसके सामने बैठ के उसको ये नहीं करना ऐसे कर लो ऐसे, वही लेक्चर नहीं स्टार्ट करना है। जैसे सादिया ने कहा कि लेक्चर की हमें बड़ी आदत होती है नसीहत करने की, तो उसके बजाय ट्राई टू मॉडल दैट पॉजिटिव सेल्फ टॉक इन फ्रंट ऑफ देम। हाँ उनके तो साथ बोलो मेरे बच्चे भी सुन रहे अब इसमें मैं अपना थोड़ा सा इसको अच्छे अच्छे दूसरे ट्रैक पे लेके जा सकती हूँ मैं। इट्स लाइक कि बच्चों को आज से कहा जाए कि भाई पावर ऑफ नाउ, जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। तो जो है अभी पे फोकस करो, अभी जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी अब मुझे समझ आया हाउ टू गो ऑन। तो आप इस तरह का फिर भी आप एक एनवायरनमेंट बना सकते हो ताकि बच्चे को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आ सकें कि हाउ टू हाँ टैकल द फेलियर्स एंड हाउ टू वर्क एज ऑफ नाउ। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में है, तो अब क्या हो सकता है। पुरानी बातों को भूल जाओ, बच्चे ने क्या किया नहीं किया, वो बच्चों को भी भूल जाओ। आई नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, बट दिस इज हाउ आई कैन कवर दिस अप। आखिरी सवाल पूछूंगी बस आप लोगों से, फिर हम लोग इसको खत्म करते हैं। वरना तो ये तो टॉपिक ये ऑन एंड ऑन है, इसमें बहुत सारी ऑन एंड ऑब्वियसली ऑन। हाँ ऑन एंड ऑन बहुत सारी बातें हो सकती। बस आखिरी चीज ये बता दें आप दोनों कि अगर बच्चा कुछ अपना मूड स्विंग्स दिखा रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मूडीनेस ही है या कोई डिसऑर्डर है? जी सादिया बोलना चाहेंगी? जी, अच्छा। मूडीनेस एक टेम्पररी फीलिंग या टेम्पररी इमोशन या फिर एक कंटिन्यूस डिसऑर्डर। डिसऑर्डर वो चीज़ होती है जो आपके साथ प्रोलॉन्ग चलती आ रही है, वो डिफरेंट सेटिंग्स में चलती रहती है। एक जो टेम्पररी एक टेंट्रम होता है, वो एक इवेंट के बाद शायद थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो इस तरीके से प्रोलॉन्ग नहीं करता और उसका इतना मेंटली वो बच्चा अफेक्टेड नहीं रहता है उस चीज़ से। एक बच्चा जो कि एक टाइम पे अग्रेशन दिखा रहा है क्योंकि उसका टॉय टूटा है किसी दूसरे बच्चे से, या उसका होमवर्क अच्छा नहीं हुआ, या उसको बुली किया गया है, ये डिफरेंट चीजें हैं। एक टॉय टूटने पे उसका एंगर का रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट है, और एक कंटिन्यूस बुलिंग जो स्कूल में उसको हो रही है उसकी वजह से उसका रिएक्शन, उसका जो मेंटल हेल्थ का एक आलम है वो डिफरेंट होगा। एक चीज अगर जो कंटिन्यूस लगातार चल रही है, हम लोग कहते होते हैं कि 2 हफ्ते तक अगर आपका वो इमोशन आपके साथ है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो शिद्दत पे है चाहे वो कम शिद्दत पे है, लेकिन ऑन एंड ऑफ अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है, आप में एग्रेशन डेवलप कर रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब कर रहा है, आप देख रहे हो बच्चा रोता ज्यादा है, इरिटेट हो गया, स्कूल जाने से घबरा रहा है फॉर एग्जाम्पल बुली की वजह से,
या फ्रेंड सर्कल इसने बहुत लिमिटेड कर दिया है, हमारे साथ आके बैठना कम कर दिया है, तो आपने फिर उसको जरूर इवेल्युएट करना है। बीइंग मदर या बीइंग गार्डियन, सबसे पहले तो आप खुद उसको जरूर देखें, क्योंकि मदर इंस्टिंक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट और कोई नहीं होती है। तो बीइंग मदर आपको सबसे पहले पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय किड, सो आप उसको इवेल्युएट जरूर करें, और जो बेस्ट स्ट्रेटेजी उस टाइम पे आपके पास मौजूद है आप उसको वो अप्लाई करके देख लीजिए। 1 दिन लें, 2 दिन लें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मामला कुछ सीवियर है और ये रूटीन का टेंट्रम नहीं है, देयर इज समथिंग सीरियस इन्वॉल्व, तो फिर आपको उस टाइम पे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। आपके पास प्रोफेशनल जो भी एक्सेसिबल हैं आपके एरिया में, आप उनके साथ जरूर बात करें, उनको पूरी हिस्ट्री बताएं, क्योंकि वो तो ट्रेंड है, उन्होंने तो उसको पूरे से असेस करना है, रूट कॉज तक पहुंच जाएंगे वो डेफिनेटली। और बीइंग पेरेंट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जैसे एक दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं, तो जड़ें पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं। अगर वो स्ट्रांग हैं तो ऊपर जितना तना है, ब्रांचेस हैं, फ्रूट लग रहा है, जो आपकी शाखें हैं, बच्चे हैं, वो सब मजबूत होंगे। लेकिन अगर रूट्स वीक हो रही हैं किसी भी वजह से, मदर डिप्रेशन का शिकार है, ट्रीटमेंट नहीं ले रही, या मैरिटल स्ट्रेस आ रहा है, दोनों पेरेंट्स का आपस में नहीं बन रहा, तो वो रूट से हिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वो कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी चीज वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, पानी, खाद जो भी आप डालेंगे एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, शाखें ऑटोमेटिकली कमजोर होंगी। और इसी चीज को शायद हम कहते भी हैं कि जीन्स में आ रहा है, कि मामा को डिप्रेशन था तो बच्चे में भी डिप्रेशन आ रहा है, फैमिली में ओसीडी चल रहा है, बच्चे में भी वो ऑब्सेशन आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये चीजें हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को, बीइंग पेरेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। हम बीइंग पेरेंट हर चीज टाइम के साथ साथ सीखते हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं रूटीन में भी, जिससे किसी आप भी रात को लेटते होंगे, मैं भी जब सोती हूँ लेटती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि यार आज दिन में बच्चों किसने जब ये वाला टेंट्रम थ्रो किया था तो मैं इस तरीके से बेस्ट था कि मैं इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकूं। तो हर एक इवेंट के बाद हमारे लिए बहुत से लर्निंग पॉइंटर्स मौजूद होते हैं जो कि हमने सीखने भी होते हैं। बहुत अपसेटिंग इवेंट भी फॉर एग्जाम्पल हो जाता है, तो उस पर अपसेट होने के बजाय कि यार मैं इसको ऐसे क्यों कह दिया, आप देखो ये तो मामला बिगड़ता जा रहा है, उसमें से पॉइंटर्स लें। हमेशा याद रखें कि आपने जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हो तो आपने मेन विंडो पे नजर रखनी होती है, जो आपके सामने है, बड़े वाला जो शीशा आपके सामने लगा होता है। जो रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड पे इतना छोटा सा होता है, उसके ऊपर आपने जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स देखना होता है कि पीछे गाड़ियों का जरा आपको ध्यान हो जाए कि कहाँ है, पीछे क्या गुजर गया है। लगातार आप बैक रियर व्यू में मिरर में आप नहीं देख सकते हो, क्या होगा, लगातार आप उधर देखते रहो, आगे ठक जाके गाड़ी लग जाएगी। सो इट्स पास्ट एंड फ्यूचर, या हाल अभी प्रेजेंट का यही हालात है कि प्रेजेंट पे आपने फोकस रखना है। रियर व्यू मिरर में जरूर देखें, लेकिन जस्ट टू गेट अ लर्निंग पॉइंटर्स के पीछे जो मिस्टेक्स हुई थी वो आगे रिपीट ना हो, लेकिन ज्यादा नहीं रहना आपने पास्ट में भी। हमेशा आपने अपने प्रेजेंट में आगे फोकस रखना है कि अब मैं आगे हर रोज किताब का नया सफा है। आपकी मर्जी है, आप इस पे पास्ट की चीजें ही लगातार लिखना चाहते हैं या आप न्यू लर्निंग के साथ नए पेजेस लिखना चाहते हैं। सो जो मिस्टेक्स मुझसे हो गई, आपसे हो गई, किसी से भी हो गई, ठीक है, होगी, एक्सेप्ट करें, डिनाइड में ना रहे कि यार ऐसे हुआ था, ये हालात हो गए थे, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया था, ठीक है, जो भी था हो गया। लर्निंग लेसन, टेक लेसन, और उनको आप आगे अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बीइंग पेरेंट हम भी मेच्योर होते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स में दादियां नानियां मौजूद होती हैं, ठीक है, उसके चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन वहां से लर्निंग पॉइंटर्स मदर्स को बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, ऑल्दो चैलेंजेस आर देयर, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करती हूँ, बट जो पॉइंटर्स, जो एक 80 साल की औरत है जिसने 6 बच्चे पाल लिए हैं, और एक जो 26 साल की औरत पहली दफा मां बन रही है, वो उसके एक्सपीरियंस में और वो 80 साल वाली औरत के एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस होगा। किताबें इतना नहीं सिखाती जितना आपको एक्सपीरियंस सिखा देता है। सो ये चीजें हैं जो चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए। और कहते हैं कि कोई ना भी हो तो बस ऐसे अकेले बैठ के दीवारों से भी मशवरा कर लेना बेहतर होता है। तो कोई भी काम करें, बच्चे का भी कोई इशू हो गया है, अगर आपको लगता है कि आपसे टैकल नहीं हो पा रहा, हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, तो प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, या जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको लगता है कि आपके साथ एम्पथाइज करेगा या करेगी और वो आपको अच्छा मशवरा देगा, तो आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा रिलाय जिस तरीके से आप क्लाइंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया, वो फिर वो और ज्यादा, क्योंकि वहां पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और जो मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स हैं वो ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है, हेयर लाइन डिफरेंस होता है। सो फिर वो 4 डायग्नोसिस अपने साथ टैग लगा के आ रहे होते हैं कि मुझे ओसीडी भी है, मुझे डिप्रेशन भी है, मुझे एंजाइटी भी है, मुझे ये पैनिक अटैक्स भी होते हैं।
तो ये है कि सेल्फ डायग्नोसिस से ज़रूर बाज़ रहें, जो इश्यू आ रहे हैं अगर उसके लिए आप कोई 1-2 दिन लेना चाहते हैं बीइंग मदर एड्रेस करने के लिए तो ज़रूर लें, अदरवाइज़ प्रोफेशनल्स आर देयर तो उनको ज़रूर अप्रोच करना चाहिए आपको। ये जो जज़ाकल्लाह खैर, आपने जो गूगल की बात की, यकीन करें उसमें तो बाज़ औक़ात आप कुछ पढ़ रहे हो ना, उसमें जितनी बीमारियाँ लिखी होती हैं वो अपने अंदर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ मेरे अंदर मौजूद है। जी हिना आप जवाब देंगे उसके बाद हम बस रैप अप करेंगे। जी बस मैं हाज़िर सादी ने वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। माशाअल्लाह मेरा जी। ख्याल है मुझे कुछ और मज़ीद इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। सो इट वाज़ वेरी कंसाइज़ एंड प्रिसाइज़। बस यही कहूँगी कि जो भी हमारा इस वक़्त चल रहा है सेशन, ये आगे लोग इसको सुनें और इसको जो है डेफ़िनेटली इम्प्लीमेंट भी करें, जो बातें हम बता रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि हम सुनते तो हम दिन में बहुत कुछ हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट वी हार्डली इम्प्लीमेंट एनीथिंग। इम्प्लीमेंटेशन यस, बिल्कुल सही। दैट बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। जो लोग हिना को और सादिया को फॉलो करना चाहते हैं, मेरी पोस्ट के अंदर इनके जो लिंक्स हैं इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। सईदात ग्लोबल क्या है, किन पैरामीटर्स पे काम करता है, या आप हमारे अगले प्रोग्राम्स में हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, गेस्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए आप इब्राहिम कुरैशी को टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट और लिंक्डइन पे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। थैंक्स अगेन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।